Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 Medieval India, the Mughal Empire। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटी मुगल एम्पायर को। ये चैप्टर होगा आपके लिए सुपर इजी। क्यों होगा इजी बेटा? क्योंकि आप अपनी क्लास 7th में इस चैप्टर को पढ़ के आए हैं। दूसरी बात, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अभी से लर्न कर लेने हैं। पहला है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो फाउंडर कौन है बेटा? बाबर। हु वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। तो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कौन थे बेटा? अकबर। थर्ड क्वेश्चन, किस मुगल एम्परर की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया? तो वो हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया। ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे अकबर और बाबर थे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। देखो, बाबर इंडिया आते हैं इंडिया को इन्वेड करने 1526 में। अब बाबर खुद से नहीं आते बेटा, बाबर को इनविटेशन देते हैं पंजाब के गवर्नर, जो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो दौलत खान इनवाइट करते हैं बाबर को कि भाई आप इंडिया आओ और इंडिया को इन्वेड कर लो। दौलत खान के इनविटेशन पे बाबर चलते हैं, आ जाते हैं इंडिया और इंडिया को इन्वेड करते हैं। उन्हें इंडिया को इन्वेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, क्योंकि अब जो इंडिया था जिसको बाबर को इन्वेड करना था उसमें कोई पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। बहुत सारे किंगडम्स थे वो ब्रेक अवे हो गए थे दिल्ली सल्तनत से, जैसे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा और मेवाड़। ये सब इंडिपेंडेंट बन गए थे। अच्छा चलो, इसमें कोई बुराई नहीं थी, आपको इंडिपेंडेंट बन जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने आपको अपने कंट्रोल में किया था, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। पर हमारे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जब भी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आप आपस में लड़ने लगते हो। तो भले गुजरात हो, मालवा हो, जौनपुर हो, मेवाड़ हो, बंगाल हो, बेटा अब ये छोटे छोटे एरियाज़ के लिए आपस में लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये हमेशा एक दूसरे से फाइट करते थे। इसकी वजह से इंडिया में इनसिक्योरिटी, टेंशन हमेशा बनी रहती थी। पर चिंता की कोई बात नहीं है, इस चिंता को दूर करने के लिए कौन आए बेटा? मुगल्स। अब जैसे ही मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश होगा, ये एक एक करके या इन सारे किंगडम्स को मिलाकर ही मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अब मुगल्स आएंगे, वो एक 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 करके सारे एरिया को वापस से अपने कंट्रोल में लेंगे। वापस से अपने कंट्रोल में मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत में सल्तनत पूरा रूल दिल्ली से करती थी, दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहती थी, वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर मुगल्स के टाइम में भी बन जाएगा बेटा। सेंट्रल अथॉरिटी रहेंगे मुगल्स, छोटे छोटे जितने भी किंगडम्स होंगे ये किसके कंट्रोल में रहेंगे? मुगल्स के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब हम सोर्सेस की बात करेंगे कि भाई ये चैप्टर लिखा हुआ है, किसी ने तो लिखा होगा, हम इसको पढ़ रहे हैं, मैम यूट्यूब पे इसको एक्सप्लेन कर रही है, पर सोर्स तो बताओ हमें कि तुम लोगों ने ये जो इन्फॉर्मेशन ली है, जिसे हमें पढ़ा रहे हो, ये कहाँ से ली है? तो बेटा सबसे पहला जो सोर्स है वो है आईन अकबरी। इसे अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल कौन थे? आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। बढ़िया राइटिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे थे, राइटिंग करते थे, ये लिखते बहुत अच्छा थे। राइटिंग करने का मतलब ये नहीं बेटा कि पेज कॉपी कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे इनके, बहुत अच्छा लिखते थे। तो अबुल फजल जो कि एक मिनिस्टर भी थे, 9 ज्वेल भी थे अकबर के, इन्होंने लिखा आईन अकबरी। और ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा राइटिंग प्रोजेक्ट था जिसको कमीशन किया किसने? अकबर ने। इसे प्रीशियस सोर्स कहा जाता है इन्फॉर्मेशन का। इसमें अकबर के टाइम में कल्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उस सब की प्रीशियस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बेटा जो आईन अकबरी है ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है, मतलब एक बुक नहीं है, आईन अकबरी 5 बुक्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट बुक है वो डील करती है इम्पीरियल हाउस होल्ड से। ठीक है, दूसरी जो बुक है वो डील करती है सर्वेंट से, एम्परर के जो नौकर सर्वेंट हुआ करते थे उनसे डील करती है सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक डील करती है इम्पीरियल हाउस होल्ड से, राजा रानी, उनके बच्चे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। ठीक है, क्लियर है? जो सेकेंड बुक है उसमें सर्वेंट जितने भी हैं एम्परर की उनकी इन्फॉर्मेशन है, मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन है और सिविल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? पहली बुक में सिर्फ इम्पीरियल हाउस होल्ड है, दूसरी बुक में मिलिट्री, सिविल सर्विसेज और सर्वेंट्स है। तीसरी जो बुक है वो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड्स में बताती है कि प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब देखो,
अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि भाई जुडिशरी कैसे काम करती थी, जुडिशल सिस्टम कैसे काम करता था, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स किसके पास होते थे, उन्हें क्या क्या काम दिया गया था, एम्पायर का डिवीज़न कैसे हुआ था, ये सब आपको थर्ड बुक में मिल जाएगा। फोर्थ बुक में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें हिंदू फिलॉसफी की बात की गई है, साइंस, सोशल कस्टम, लिटरेचर, इन सबको कवर किया है फोर्थ बुक में। फोर्थ बुक में हिंदू फिलॉसफी है, साइंस है, सोशल कस्टम है, लिटरेचर है। फिफ्थ बुक जो है उसमें अकबर ने जो कुछ भी अच्छी बातें कही, जो उनकी वाइस सेइंग थी, उनको लिखा गया है। और यहीं पर फिफ्थ बुक में उनके एंसेस्ट्री के अकाउंट हैं, बायोग्राफी है किसकी, अबुल फजल की। ठीक है, ये जो फिफ्थ बुक है इसमें अकाउंट है एंसेस्ट्री का, मतलब अकबर की एंसेस्ट्री का, एंड बायोग्राफी है किसकी, ऑथर अबुल फजल की। अबुल फजल ने अपने रिगार्ड्स में भी बहुत कुछ लिखा है। दूसरा जो सोर्स है वो ताजमहल है। ताजमहल कहाँ पर है बेटा, आगरा में, आप सबको पता है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। शाहजहाँ ने बनवाया था, अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ की, जो बिलव्ड वाइफ थी उसकी मेमोरी में, जिसका नाम था मुमताज़ महल। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक ये मौज़ोलियम है, मतलब समाधि है। ठीक है, मौज़ोलियम का मतलब क्या होता है बेटा, समाधि होना, जहाँ पर हम बरी करते हैं ना डेड बॉडीज़ को। किस किस की डेड बॉडी को यहाँ पर बरी किया गया है, मुमताज़ महल की और शाहजहाँ की। ये आगरा में है, रिवर यमुना के बैंक पे बना हुआ है। इसे डिज़ाइन किया था उस्ताद ईशा खान ने। ये प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है, एक हाई प्लेटफॉर्म पे ये बनाया गया है। चारों जो कॉर्नर हैं इस प्लेटफॉर्म के, उस पर मिनरेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, मिनरेट्स बोले तो क्या, ये क्या बोलते हो आप इसको, इस तरीके की मिनरेट्स बनी हुई हैं चारों तरफ ताजमहल के। जो सेंट्रल डोम है उसकी हाइट 56.1 मीटर है। इंटीरियर में ऑक्टागोनल चैम्बर्स बने हुए। ऑक्टागोनल चैम्बर का मतलब पता हो ना, 8 साइड ऑक्टागोन। ठीक है, देखो जो सेंट्रल डोम है उसकी हाइट कितनी है, 56.1 मीटर। इंटीरियर में जो चैम्बर्स हैं वो कैसे हैं, ऑक्टागोनल चैम्बर्स हैं। जो मार्बल डोम है वो इन्वर्टेड लोटस की तरह दिखता है। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, जो मार्बल डोम है सेंटर में वो किसकी तरह दिखता है, इन्वर्टेड लोटस, मतलब जैसे हम कमल को उल्टा करते हैं वैसे। जो एक्चुअल ग्रेव्स हैं वो कहाँ पर है, लोअर चैम्बर में है, मतलब अंडरग्राउंड है। जो पूरा स्ट्रक्चर है ताजमहल का वो किससे बनाया हुआ है बेटा, मार्बल से बनाया हुआ है। फिर जो दीवारें थी उन्हें डेकोरेट किया है फ्लोरल डिज़ाइन से, फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं उस पर, सेमी प्रीशियस स्टोन से उसको डेकोरेट किया गया है। और बेटा ये जो मेथड थी डेकोरेशन की, इसे पित्रादूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अब बेटा जब ताजमहल बनाया गया ना, तो जितने भी आर्किटेक्चरल फॉर्म अब तक मुगल्स ने डेवलप किए थे उन सब को यूज़ किया है ताजमहल में। ताजमहल ब्रॉट टुगेदर ऑल द आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप्ड बाय मुगल्स। जैसे मैसिव डोम बनाना मार्बल्स के, ये इन लोगों ने डेवलप किया है। पित्रादूरा क्या होता है, इनले वर्क होता है दीवारों के ऊपर, वो भी इन्होंने शुरू किया था। उसका भी यूसेज आपको ताजमहल पे दिखेगा। कियोस्क मतलब जो छत्रीज बनती थी, है ना, उसका यूज़ भी आपको ताजमहल पे दिखेगा। तो ताजमहल में जितना भी आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप किया था मुग़ल ने, सबका यूज़ हुआ है, भले ही वो डोम बनाना हो, पितृदूरा वर्क हो, या कियोस्क हो, मतलब छत्रीज हो। ताजमहल डेजिग्नेटेड है बेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया गया, 1983 में। क्लियर है, ताजमहल वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 और ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से भी एक है, एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कब डिक्लेयर किया गया, 2007 में। देन जामा मस्जिद, इसे बनवाया था शाहजहाँ ने। ये बिगेस्ट मॉस्क है इंडिया का, इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्क है जामा मस्जिद। इसका जो कोर्टयार्ड है उसमें कैपेसिटी है कि वो हज़ारों लोगों को एक बार में अकोमोडेट कर सकता है। ये लॉफ्टी बेसमेंट पे बना है। ठीक है, इट इज़ बिल्ट ऑन अ लॉफ्टी बेसमेंट विथ मेजेस्टिक फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू द इम्पोजिंग गेट वे। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, 3 तरफ गेटवेज हैं,
3 तरीके से आप अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। 3 गेटवेज हैं इसमें। कितने? 3 बेटा। इसमें 3 गेटवेज हैं, 4 टावर हैं, 240 मीटर हाई मिनरेट्स हैं। 3 गेटवे, 4 टावर और 2 40 मीटर हाई मिनरेट्स हैं। ठीक है, जो किससे बने हुए हैं? रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं और वाइट मार्बल से बने हुए हैं। जो नदर्न गेट है उसमें 39 स्टेप्स हैं। मैंने बोला ना 3 गेट हैं, तो 3 गेट में से जो एक गेट है उसमें 39 स्टेप्स हैं। ईस्टर्न गेट में 35 स्टेप्स हैं और सदर्न गेट में 33 स्टेप हैं। जो फेस है, द फेस ऑफ इट्स स्पेशियस प्रेयर हॉल कंसिस्ट ऑफ 11 आर्चेस। जो फेस है इतने बड़े प्रेयर हॉल का, उसमें 11 आर्चेस आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, कितनी आर्चेस हैं? 11 आर्चेस हैं। ऑफ विच द सेंट्रल आर्च राइजेस फार अबव द रूफ लेवल। और जो सेंट्रल आर्च है वो तो छत को टच करती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे लाल किले को, रेड फोर्ट को, जो भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे भी बनाया शाहजहाँ ने ही था। जब शाहजहाँ ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करेंगे, तब वो क्या बनाते हैं? रेड फोर्ट। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ आफ्टर ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। ये यमुना के बैंक पर है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, मार्बल का भी यूज़ हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन में। ये जो फोर्ट है इसमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, 2 गेटवेज हैं, है ना? 2 रास्ते हैं जिनसे आप अंदर जा सकते हो। जो वेस्टर्न गेटवे है उसे लाहौरी गेट कहते हैं। बेटा इनको मैं बहुत ज़्यादा टाइम देके एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपने पहले सुनी होंगी और नहीं भी सुनी होगी, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, किसमें 4 गेट थे, 3 गेट थे, इसको समझने से क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 गेट थे कि 3 थे, है ना? तो यहाँ पर लर्न करने वाली बात है। तो फोर्ट में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और 2 गेटवेज हैं। जो वेस्टर्न गेटवे है उसे लाहौरी गेट कहते हैं। ये जो गेट है उसे एम्परर सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। एमंग द मेनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हैं जिसमें कि दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने खास जो है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली लैविशली सजाया गया है, बहुत सारे ऑर्नामेंटेड वे में, जैसे हम ज्वेलरी में कैसे एक मोती को प्रॉपर वे में लगाते हैं कि ज्वेलरी सुंदर दिखे, इसी तरीके से बनाया है दीवाने खास को। लेविशली ऑर्नामेंटेड हॉल, बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया हुआ हॉल है जहाँ पर पिकॉक थ्रॉन को रखा गया है। पिकॉक थ्रॉन बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, द हॉल वॉज यूज्ड बाय एम्परर टू गिव ऑडियंस। ठीक है, पहली बात तो याद रखो कि दीवाने आम, दीवाने खास भी इसी इम्प्रेसिव बिल्डिंग का पार्ट है। दीवाने खास को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, इस पिकॉक थ्रॉन को प्लेस किया गया था। ठीक, अब बेटा ये जो हॉल था जिसका नाम था दीवाने खास, इसका यूज़ करते थे एम्परर किस किस से बातचीत करने के लिए, है ना? किस किस को देखने के लिए। यहाँ पर मतलब ये जो प्लेस थी यहाँ पर कॉमन पर्सन नहीं अप्रोच कर पाता था बेटा। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस आ सकते थे, रॉयल फैमिली के नॉबल्स आ सकते थे, जो दूसरे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज थे वो आ सकते थे। और यहाँ पर जो भी मीटिंग होगी वो इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ ही होती थी, किंग की कोई कॉमन पर्सन नहीं होता था। औरंगज़ेब ने बाद में मोती मस्जिद को बिल्ड किया रेड फोर्ट में। ये प्योर मार्बल से बनी हुई है। जो रेड फोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है बेटा। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट जो हैं वो इस फोर्ट से कनेक्टेड हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हर साल नेशनल फ्लैग को होस्ट यहीं से करते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, कब? 15 अगस्त पे। 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री लाल किले से ये झंडे को फहराते हैं। ठीक है, होस्ट करते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे मुग़ल डायनेस्टी को। तो मुग़ल डायनेस्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर को। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको बाबर का पूरा नाम, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनको हम कॉमनली बाबर कह देते हैं। भाई उनका पूरा नाम तो बताओ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये डिसेंडेंट थे, किसके डिसेंडेंट थे बेटा? तैमूर। मतलब किस वंश को बिलोंग करते थे? ये तैमूर वंश को बिलोंग करते थे। तैमूर कौन थे? एक मंगोल रूलर थे। काबुल में इन्होंने एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी बनाई थी अपने लिए। ठीक है, हैविंग एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल, पहले इन्होंने काबुल में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। फिर बाबर ने किसकी तरफ देखा? इंडिया की तरफ कि चलो अब ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। दौलत खान जो उस टाइम गवर्नर थे पंजाब के,
ठीक है, जो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी का रूल ख़त्म हो, इब्राहिम लोदी को ताज से हटाया जाए, वो इनवाइट करते हैं बाबर को। देखो यहाँ पर वो कहावत सही होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ पर बाबर खुद इंडिया को इन्वेट करना चाहते थे, उन्हें तो मौका मिल गया। उसी टाइम में दौलत खान लोधी ने, जो कि गवर्नर थे पंजाब के, इनवाइट कर लिया बाबर को कि भाई आओ और इसको लूटो। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पर इब्राहिम लोदी की होती है हार और दिल्ली चला जाता है, आगरा चला जाता है किसके पास? बाबर के पास। बाबर हैड टू वेस्ट 2 अदर वार्स, बाबर को 2 और युद्ध लड़ने पड़ते हैं। एक युद्ध लड़ना पड़ता है इनको रांगा सांगा से, राणा सांगा कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। और दूसरा इन्हें लड़ना पड़ता है ईस्टर्न अफगान्स के साथ, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के साथ जब ये लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, दिल्ली और आगरा इनको हो जाता है। पर इसके बाद इन्हें 2 और युद्ध लड़ने पड़ते हैं, एक राणा सांगा जो मेवाड़ के थे उनके साथ, और दूसरा ईस्टर्न अफगान्स के साथ, ठीक है। बिफोर ही कंसोलिडेट हिज होल्ड ऑन दिस एरिया, बेटा जैसे ही ये अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि भैया अब लड़ाई ना करके पहले जो जितना पार्ट जीता है उसको तो मैं कंसोलिडेट कर लूँ, वहाँ तो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लूँ, है ना। तो उसके पहले ही उन्हें बैटल ऑफ खानवा लड़ना पड़ता है, ठीक है। कब लड़ना पड़ता है बैटल ऑफ खानवा? 1527 में। और ये बहुत ही फायर्स बैटल होती है बाबर और राणा सांगा की फोर्स के बीच में। राणा सांगा की फोर्सेस फाइनली डिफीट होती हैं। जो बैटल ऑफ खानवा होता है उससे बाबर की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर पोजीशन इन दिल्ली एंड आगरा। अब बेटा बाबर की लाइफ में अभी भी शांति नहीं आएगी, अब बाबर को फिर से लड़ना पड़ेगा, पर अब बाबर की लड़ाई अकेले राजा से नहीं होगी, कंबाइंड फोर्सेस से होगी। और ये कंबाइंड फोर्सेस किसकी होंगी बेटा? अफगान्स की और नुसरत शाह की। नुसरत शाह कहाँ के? बंगाल के। और इस बैटल को कहा जाएगा बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है? ये एक ऐसे जंक्शन पे हो रहा है जहाँ पर घाघरा रिवर गंगेस या गंगा रिवर से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है बैटल ऑफ घाघरा। किस किस के बीच में? एक साइड है बाबर और दूसरी साइड कंबाइंड फोर्सेस है अफगान्स की और नुसरत शाह बंगाल की, ठीक है। बाबर रिवर को क्रॉस कर जाते हैं एंड कंपेल्ड द बंगाल एंड द अफगान आर्मीज टू रिट्रीट। और यहाँ पर बंगाल और अफगान आर्मी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, इन्हें रिट्रीट करना पड़ता है। हाउएवर ही कुड नॉट विन अ डिसाइसिव विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री इन्हें नहीं मिलती। इनकी डेथ हो जाती है 1530 में। इवन बिफोर ही कुड एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर पाते उसके पहले हो जाती है इनकी डेथ। बेटा अकबर से हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। अकबर से पूरा फाइनल चैप्टर लास्ट तक हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।